बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहां पे पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आपके इल्म में है कि आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का दूसरा एक रोज़ा मैच खेला गया और यहाँ पर न्यूजीलैंड ने इस सीरीज़ में कम बैक किया। 79 रन से यहाँ पे कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान महज 182 रन स्कोर करने में कामयाब हो सका। आज इस वनडे मैच को डिस्कस करेंगे, इस सीरीज को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर मामलात को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ बड़े 2 जबरदस्त एक्सक्लूसिव गेस्ट मौजूद हैं। एक ने बड़े तवील अरसे के बाद हमें ज्वाइन किया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है ज्वाइन कर लिया था, तो जो बोर्ड की पॉलिसी थी उसके तहत वो टीवी पर आ नहीं सकते थे, लेकिन बड़ी जबरदस्त मीडिया फ्रेंडली पर्सनैलिटी हैं और उनके साथ साथ PSL में और हमारे दीगर शोज में भी आप एक जबरदस्त शख्सियत को देखते रहे। कौन है वो दोनों, उनका तारुफ भी आपसे कराएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। टेस्ट सीरीज के बाद बाबर की कप्तानी पर खामखा प्रेशर डाला गया। इस तरह की चीजों से टीम का माहौल खराब होता है साबिक चेयरमैन रमीज राजा। T20 वर्ल्ड कप के बाद 45 दिन बहुत मुश्किल थे। चाहता हूं कि जल्द वापस जाऊं और पाकिस्तान के लिए खेलूं। शाहीन शाह अफरीदी ही 8वें सीजन में टीम की क़यादत करेंगे। ख्वाहिश है कि टाइटल का दिफा करके PSL की पहली टीम बने। समीन राना। PSL 8 की इफ्तिताही तकरीब मुल्तान से कराची मुंतकिल होने का इम्कान। दौरा भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 18 रुकनी स्क्वाड में डेविड वार्नर को भी शामिल किया गया। भारत और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। भारत को 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल। 42वें चीफ ऑफ एयर ओपन स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज कल से कराची में होगा। 11 मिलियन रुपए की मजमूई इनामी रकम के लिए 500 गोल्फर्स एक्शन में नजर आएंगे। सऊदी अरब में जारी 4 मुल्की विमेन फुटबॉल सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। कौमी टीम ने कोमोरोस को 0-1 से शिकस्त दे दी। जी नाज़रीन, आपने अच्छी खबर देखी पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल के हवाले से कि पाकिस्तान की विमेंस फुटबॉल टीम ने 4 मुल्की टूर्नामेंट में जो सऊदी अरब में खेला जा रहा है कोमोरोस को 1-0 से शिकस्त दी। अनमोल हिरा थी वाहिद गोल स्कोर करने वाली पाकिस्तानी फुटबॉलर कि जिन्होंने पाकिस्तान को इस मैच में कामयाबी दिलाई। आज जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारे साथ 2 ऐसी शख्सियात मौजूद हैं कि जो क्रिकेट से जुड़े हुए भी हैं। एक तवील अरसे के बाद उन्होंने मैं ज्वाइन किया। मेरे साथ जो राइट हैंड पे पर्सनैलिटी मौजूद हैं, ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर थे पाकिस्तान की टीम के साथ। इन्होंने श्रीलंका का टूर भी किया और PCB ज्वाइन करने से पहले गाय बगाए ना सिर्फ हमारे शोज़ में बल्कि दीगर जो टीवी शोज़ थे, स्पोर्ट्स शोज़ थे, उसमें आपको नज़र भी आते थे। लेकिन ये इनकी पहली अपीयरेंस है रिजीम चेंज होने के बाद, तो हमने इनको दावत दी और हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि अपने गुनागू मसरूफियात में से उन्होंने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। आज हम इनके इससे कोचिंग के एक्सपीरियंस के हवाले से भी बात करेंगे, पिछले रिजीम के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ जो ये वनडे मैच खेला जा रहा है इसमें भी ये इन्वॉल्व हैं क्योंकि ये एक्टिविटी करते हैं ड्यूरिंग द ब्रेक। नौजवान जो बच्चे हैं उनको ले जाते हैं वहाँ पर और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में या दीगर कंट्रीज़ में होता है तो वहाँ पे उनको क्रिकेट के टिप्स भी देते हैं और उनके साथ अपने कोचिंग के एक्सपीरियंस को शेयर भी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर, PIA से खेले, कराची से खेले और पाकिस्तान की टीम तक के दरवाजे पे भी पहुँचे। बदकिस्मत रह के पाकिस्तान को सर्व नहीं कर सके। मुख्तलिफ 8 टीमों के साथ पाकिस्तान का टूर भी किया। ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, वेलकम बैक। थैंक यू अली भाई। मैं अब क्या कहूँगे, अपनों में आए या अपनों से आए? नहीं, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद वापस आए और ऑब्वियसली ये पूरी एक फैमिली की तरह मेरी ये चीज़ है और जिस तरह से आप हैं, पूरी जो टीम है GTV की, ऑब्वियसली जब भी आते हैं तो अच्छा लगता है यहाँ पर आके। चैलेंजर आप पूछेंगे कि उम्मीद है हमारा आपको 1 घंटा रहेगा साथ, क्योंकि कल हमारे साथ बासित अली साहब मौजूद थे। अब वो तो बैट्समैन थे, हमारी बाउंसर्स को खेल गए। अब आप किस तरह से फेस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर आपके हवाले से भी की गई हैं कि आपने बहुत जो है वो मेरिट का कत्ल-ए-आम किया है। ज़रा से मैं आपको पहले नॉकिंग कराऊंगा हल्की हल्की, फिर ज़रा पूछूंगा कि कितना आपने मेरिट का कत्ल-ए-आम किया है, कितना जो सोशल मीडिया पर आप की जो है वो बैशिंग होती रही है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की जो एंकरिंग है या स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, इसमें बहुत कम ख़वातीन मौजूद हैं और अब नई नई ख़वातीन भी इसमें शामिल हो रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैं कि जिन्होंने कम अरसे में अपने न सिर्फ नाम बनाया और इसके साथ साथ शोहरत भी हासिल की। उन्हीं में से एक FM 101 की RJ हैं कि जिनको GTV के मुख्तलिफ आप शोज़ में, जी स्पोर्ट्स में, PSL में, वर्ल्ड कप में आपने देखा और न सिर्फ देखा बल्कि पसंद भी किया। बुलाते तो हम
इनको बहुत हैं, दावत तो हम इनको बहुत देते हैं, लेकिन इनकी अपनी मसरूफियात हैं जिसकी वजह से ये गाहे बगाही हमें वक्त देती हैं, लेकिन जब भी आती हैं अच्छा बोलती हैं, शुस्ता बोलती हैं और उम्दा गुफ्तगू करती हैं, बैलेंस गुफ्तगू करती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ऐन उज़ैरा। अस्सलाम वालेकुम ऐन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल अली, आप कैसे हैं और कैसा चल रहा है? क्योंकि मेरा तो T20 वर्ल्ड कप के बाद अब मुलाकात हो रही है, स्टूडियो चेंज हो गया। कोई कुछ ताखिर तो 22 से ताखिर भी था। आज हमारे साथ दोनों बड़े ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, बात करेंगे, लेकिन पहले मैच समरी पे निगाह डालते हैं। जी जनाब, मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पे, जहाँ पे न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और हैरान कुन तौर पर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। 261 रन स्कोर किए, 101 रन की इनिंग खेली कॉनवे ने, ये इनके एक रोज़ा कैरियर की दूसरी सेंचुरी है। विलियमसन ने 85 रन की इनिंग खेली और इन दोनों के दरमियान दूसरी विकेट पे 181 रन की पार्टनरशिप जो थी वो कायम हुई। इसके अलावा पाकिस्तान जवाब में फिर 182 रन स्कोर करने में कामयाब हुआ। बाबर आजम ने 79 रन की इनिंग ज़रूर खेली, लेकिन दीगर बैट्समैन उनका साथ नहीं दे सके और वो पाकिस्तान जिससे पहले 256 रन प्लस चेस कर चुका था, वो अब इस मैच में 79 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई और यूं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ये एक रोज़ा सीरीज़ जो है वो 1-1 से बराबर हो गई। अब इस सीरीज़ का जो फाइनल और आखिरी एक रोज़ा मैच है वो फ्राइडे को खेला जाएगा। और कॉनवे की और विलियमसन की हमने बात की तो इन्होंने गप्टिल और विलियमसन का रिकॉर्ड था जो ऑकलैंड में 2016 में 159 रन की दूसरी विकेट की पार्टनरशिप थी, उसको भी इन्होंने जो है वो इस मैच में जो है वो ब्रेक किया और एक नया रिकॉर्ड दूसरी विकेट का पाकिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में कायम किया। ताहिर खान से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ताहिर, टॉस से शुरू करते हैं। जो टॉस जीता न्यूजीलैंड ने, आप ग्राउंड में भी मौजूद होंगे, हम भी देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड जो है वो टॉस जीतने के बाद शायद पहले फील्डिंग करने को तरजीह दे। एज ए कोच, एज ए फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, आपकी क्या फीलिंग थी उस वक्त? देखिए, ऑब्वियसली उन्होंने जब पहला वनडे खेला तो उनको आइडिया हो गया था, क्योंकि जिस कंडीशन में उन्होंने स्पिनर से बॉलिंग कराई थी तो उस वक्त उनको पता लग गया था कि हमसे एक स्पिनर शॉट है। जिस तरह से हमने देखा कि जो बॉल टर्न हो रहा था, ग्रिप ले रहा था बॉल, तो उन्होंने उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए तो उनका प्रेफर और फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज वही जो उनकी यही थी कि टॉस जीत के सबसे पहले हम इस पर बैटिंग करेंगे, क्योंकि उनको आइडिया था कि अगर हम बैटिंग करते हैं तो अगर हम 230, 260, 270 भी कर लेंगे ना तो हम डिफेंड कर सकते हैं टोटल को, क्योंकि उनके पास ऐश सूरी इस दफ़ा मौजूद थे, जो वैरायटी उनके पास थी, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी मौजूद थे, तो एक कंप्लीट स्पिनिंग अटैक उनके पास था, मैं समझता हूँ। लेकिन जिस तरह से उनके जो प्लेयर्स ने साथ दिया, खासतौर पर जिस तरह से डेविड कॉनवे ने जो बैटिंग की है वो आउट क्लास बैटिंग की उन्होंने। अच्छा, पहले ओवर में विकेट हासिल की नसीम शाह ने और उसके बाद इस इनिंग को लेके चलें तो कहीं से प्रेशर लिया नहीं विलियमसन ने और कॉनवे ने? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे कि अभी ताहिर ने भी कहा कि बड़ी अच्छी दोनों बैटर्स ने, हालांकि एक विकेट पहले गिर गई थी लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। और अगर हम देखें तो 30 ओवर्स में 183 बना दिए, 6 से अबव रन रेट उन्होंने क्रॉस कर लिया और तब ऐसा फील हो रहा था कि शायद 300 से ऊपर का स्कोर बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट मैं दूंगी पाकिस्तान की बॉलिंग को अगेन, कि जिस तरह वो मैच में वापस आए हैं। अगले 20 ओवर्स में जस्ट 78 रन बने। नसीम शाह की तारीफ खास कर यहाँ पर मोहम्मद नवाज ने जो कमबैक किया है, तो हमारे बॉलर्स ने जितना मैच बनाया हमेशा की तरह, बैटर्स ने पानी फेर दिया उस पर अगेन। अच्छा, तो क्या लगता है कि बड़ा अच्छा एक, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड पार्टनरशिप थी सेकंड विकेट की 181 रन की जो कॉनवे और विलियमसन के दरमियान कायम हुई, उसके बाद एक और इनकी डबल फिगर की इनिंग थी। बाकी बैटर जो थे वो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। देखिए, यहाँ पर एक्सपीरियंस अली भाई सबसे बड़ा मैटर करता है। जो डेविड कॉनवे का एक्सपीरियंस है, नंबर ऑफ मैचेस उसने खेले हैं डिफरेंट कंट्रीज पे, खास तौर पे कैप्टन का वहाँ होना, केन विलियमसन का स्टिक रहना। आप इनके अगर डॉट बॉल्स देखें तो इनकी डॉट बॉल पाकिस्तान के डॉट बॉल से तकरीबन 30 to 35% कम है। तो उसकी वजह यही है ना कि उन्होंने सिंगल्स पे कॉन्सेंट्रेट किया। अब उनको लगा कि अगर हम जब चार्ज करना होगा हम चार्ज कर लेंगे, नंबर ऑफ विकेट्स हमारे पास जितनी हैंड रहेंगी, जो एक्सपीरियंस बेटर है, तो उन्होंने उसी चीज़ को यूटिलाइज किया। और आपके सामने एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि शायद 300 प्लस क्रॉस कर सकता है, लेकिन पिच का बिहेवियर चेंज हुआ। जब अंडर लाइट बॉलिंग करना शुरू की तो नवाज ने अगर बॉल ग्रिप लेना शुरू कर दी, वहां से एक आइडिया लगा कि शायद अगर ये ओस गिरेगी आज तो पिच सॉफ्ट होगी। सॉफ्ट होने का मतलब होता है कि वो नमी आ जाएगी पिच पे और वहां पर बॉल स्पिनर का ग्रिप ज्यादा लेगा। वही चीज मैं समझता हूं पाकिस्तान को नुकसान दे दी है इस जगह पे। ठीक है। अच्छा, पिच को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अमूमन ये होता है कि या तो पिच फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है, बैटर्स को सपोर्ट करती है, या स्पिनर्स को। आज हमने देखा कि नसीम ने भी अच्छी बॉलिंग की है, इसके अलावा फिर जिस तरह नवाज ने आउट किया है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो पिच आपको लगता है कि पिच में जूस था, पिच में सब कुछ था, गलती पाकिस्तान के बैटर्स की थी? देखिए अली भाई, डिफरेंट जो अमूमन हम जितने भी क्रिकेट हमने यहाँ देखी या खेली है नेशनल बैंक स्पोर्ट्स अरीना के अंदर,
वहां पर ये होगा टॉस जीत के पहले आप बॉलिंग करते हैं, उसके बाद पिच फ्लैट हो जाता है, उस जरा सा भी टर्न वर्न नहीं होता, नॉर्मल बॉल आ रहा होता है और आप आराम से रन चेस करते हैं। हमने जैसे पहले वनडे में भी देखा, लेकिन आज बिल्कुल डिफरेंट नजर, क्योंकि जो पिच नंबर 5 थी उस स्क्वायर की, बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि इसकी जो मट्टी वो चेंज हुई थी। गालिबन अगर ये वही पिच है जो सेकंड टेस्ट मैच में यूज हुई है, क्योंकि इसके ग्रास हट गया था, तो वहां पर फर्क आता है जो, लेकिन क्योंकि हमारे पास इस वक्त टाइम नहीं था कि जो हमने स्टेडियम की पिचेस देखी हैं कि जिस तरह से फ्लैट और तकरीबन 300-350 रन बनते थे, इस दफा वो नजर नहीं आया हमें। अच्छा एन, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के बैटर्स ने कहां गलती की? क्या इब्तिदाई 2 विकेटें जो पाकिस्तान के ओपनर्स थे वो आउट हो गए, वहां से पाकिस्तान पे प्रेशर आया, या आपको ऐसा लगता है कि जो टारगेट था शायद उसको पाकिस्तान किस हद तक ईजी ले गया कि हम पहले भी इजीली इसको चेस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स पाकिस्तान ने फ्रेम ऑफ माइंड के साथ इनिंग का आगाज किया? देखिए, ताहिर ने यहाँ पर कहा कि केन विलियमसन उनके कैप्टन थे और वो स्टिक रहे। स्टिक तो हमारे कैप्टन भी रहे, लेकिन उनका स्टिक रहना हमारे लिए बिल्कुल बेकार साबित हुआ, क्योंकि जो मैं समझती हूँ गलती थी, पहले तो ऑफ कोर्स आपने अपनी विकेट थ्रो कर दी जो पहली 2 थी, लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 हमारे जो एक्सपीरियंस्ड जो नंबर 1 नंबर 2 बैटर्स हैं, बाबर और रिजवान की बात करें, तो रन रेट को मेंटेन ही नहीं किया। रिजवान को अगर आप खासकर देखें तो उनकी इनिंग देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे एशिया कप का फाइनल मुझे याद आ रहा था, या जो एशिया कप में उन्होंने 281 रन बनाए थे 200-250 गेंदों के ऊपर, इतने स्लो रन रेट के साथ। बाबर को आप देखें, बाबर शेल में जाते गए जब रिजवान आउट हो गए, दोनों ने मिलकर, दोनों इतने एक्सपीरियंस, 99 बॉल्स पर आप 55 रन की पार्टनरशिप कर रहे हैं और आपके सामने टारगेट इतना बड़ा है, 3 के रन रेट पे आप खेल रहे हैं, 6 का जो रन रेट है वो रिक्वायर्ड है। आप मतलब सिर्फ अपने लिए खेलना, ये अगेन ये चीज़ इस चीज़ को साबित करती है कि बाबर रिजवान अपने लिए खेलते हैं। अगर बाबर की आप अगली जो पार्टनरशिप्स हैं वो भी आप देखें तो जो सामने आने वाले बैटर हैं, चाहे वो आगा सलमान हैं, चाहे वो मोहम्मद नवाज हैं, उन्होंने ज़्यादा बॉल्स खेली हैं, उनमें इंटेंट ज़्यादा दिखाई दी हमें खेलने की, जबकि बाबर जो थे ही वाज ऑन इन हिज शेल कि बस ठीक है, मुझे बस क्रीज पे रहना है। लेकिन करता भी क्या बाबर, वैसे डिस्कस करूंगा ताहिर से भी और एन से, क्योंकि अगर आपके सामने से विकेटें गिर रही हैं तो फिर आपको एक एक्सपीरियंस प्लेयर को क्रीज को आपको ऑक्युपाई भी करना होता है, कभी कभी होता है डबल के जरिए, या ऑक्युपेंसी आपको अपनी क्रीज पे रखनी होती है, जिसके बाद आप जाके बड़े हिट्स लगा सकते हैं। इस पर भी जरा डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान का प्लान क्या था अपने दोनों मौजूद मेहमानों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि मैच में बाबर आजम ने जो क्रीज को ऑक्युपाई किया और 114 गेंदों पर उन्होंने 79 रन स्कोर किए, और बहुत सारे जो उनके फैंस हैं, जिनमें एक जोहेर भी उनके फैंस हैं, वो भी इस इनिंग को बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। और जोहेर, आपको ये इनिंग बहुत अच्छी लगी है, यकीनी तौर पर आपके मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं कि जी बाबर ने 114 गेंदों पर 79 रन किए, जाहिर सी बात है उनको क्रीज को ऑक्युपाई भी करना था। बाबर आजम ने मैच के बाद क्या कहा, जरा पहले वो सुनते हैं। हमने स्टार्ट नए बॉल से अच्छा किया, लेकिन कमबैक काफ़ी अच्छा किया, और बैटिंग में ये था कि नया बॉल हमने काफ़ी अच्छा खेला, लेकिन जब स्पिनर आए तो मेरे ख्याल से वहाँ पे स्पिनर को काफ़ी हेल्प मिल रही थी। मेरा और रजी का यही प्लान था कि हम गेम को डीप लेके जाएंगे और उसके बाद आफ्टर 40 आवर्स हम देखेंगे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन विकेट लूज़ नहीं करनी, और जब बैक टू बैक आपकी विकेटें गिरते हैं तो प्रेशर आपकी ऑटोमेटिकली आपकी टीम पर आता है। लेकिन जब आगा आया था तो मेरा और आगे का ये प्लान था कि हम अब थोड़ा सा चांस लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी ऊपर चली गई, लेकिन स्टिल विकेट में टर्न एंड बाउंस था, स्पिनर को बहुत हेल्प मिल रही थी, तो वहाँ पे वैसी शॉटें नहीं लग रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से आगा ने आके थोड़ा सा स्टेप अप किया और थोड़ा सा गेम को फॉरवर्ड किया, लेकिन मेरे ख्याल से अगेन जो न्यूजीलैंड के स्पिनर ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। कराची में हमेशा सेकेंड टाइम पिच काफ़ी अच्छा खेलते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट खेल रही है, तो बिल्कुल नेक्स्ट मैच में प्लानिंग में भी चेंज। जी, आपने सुना बाबर आजम को कि नेक्स्ट मैच में प्लान को चेंज जाएगा, विकेट जो है वो पिच जो है वो डिफरेंट बिहेव कर रही है। अभी आप जो बात करती है, अभी बाबर आजम ने भी कहा कि ऑक्युपाइड करना था अपनी क्रीज को और इनिंग को प्रोलॉन्ग करना था। आपको लगता है कि अगर उनके साथ एंड अगर कोई प्लेयर और खड़े होते तो शायद इस मैच को जिताने में बाबर आजम कामयाब हो जाते? नो डाउट, सिर्फ
खड़े नहीं होना था, सिर्फ ऑक्यूपाई नहीं करना पिच को, वहाँ पर आपने रन रेट को लेकर चलना है, आप चेस कर रहे थे। जैसे कि मैंने अभी मोहम्मद रिजवान का भी कहा था कि आज जब वो खेल रहे थे तो मुझे एशिया कप में उनका फाइनल और एशिया कप में जो उन्होंने ओवरऑल रन बनाए थे कि जिसको बाद में हर कोई कह रहा था कि 281 रन बना दिए, अब उनसे कोई ये पूछे कि 281 रन जनाब आपने 250 गेंदों का पर भी तो बनाए हैं, क्या रन रेट है आपका? रन रेट को ये दोनों मेंटेन नहीं करते हैं कि जिसकी वजह से सारी टीम भुगतती है। अली वो जो सलमान आगा हैं, आगा सलमान, उनका रन आउट एक अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उसके अलावा बाबर की यहाँ पर कोई तारीफ नहीं बनती है। शेल में जाके खेला उन्होंने अपने स्लो रन आपको रेट। लगता है बाबर की तारीफ बनती है? मैं समझता थोड़ा सा ये ज्यादती नहीं है कि आपके सामने अगर विकेटें गिर रही हैं और कैप्टन आपके सामने खड़ा हुआ है, आप एन से मुत्तफिक हैं? देखिए बात ये अली भाई कि जब आपका कैप्टन क्रीज पे मौजूद है ना, तो उसको पता है कि किस तरह से मैंने मैच लेके जाना है, क्योंकि इनफॉर्म है बेसिकली वो। अब अगर आपके शुरू में ही दोनों आपके बैटर अगर आउट हो जाए, दोनों ओपनर्स, तो फिर आपको प्रेशर आता है। फिर जिस तरह के हम जिस नंबर की बात करते हैं सलमान अली आगा की, उस नंबर पे उसको कम ओवर मिलते हैं। अब कम ओवर वाला मैं नहीं समझता कि वो प्लेयर है, वो प्लेयर है पूरी इनिंग बनाने वाला। अगर उसका नंबर आप ऊपर भेजे, रिजवान को नीचे करें, आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर नजर आएगा। तो ये मैं समझता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा मिसकैलकुलेट हुआ है। अगर आज के मैच में रिजवान की जगह सलमान अली आगा को ऊपर भेजते ना, तो शायद मैच का सिनेरियो डिफरेंट होता, क्योंकि वो अच्छा, एक और चीज हो सकती है कि आउट ऑफ बॉक्स, दोनों से मेरा सवाल है। पहले आपसे सवाल करूंगा कि क्या आपको लगता है ऐसा कि जिस तरह ने सलमान आगा की बात की, नवाज पे भी चांस लिया जा सकता था, और नवाज ने अगर पहले उनको भेजा है और उनका कॉन्फिडेंस बॉलिंग के बाद बड़ा हाई भी था, तो क्या वो परफॉर्म कर सकते थे? देखिए वैसे तो मोहम्मद नवाज को भेजा जा सकता था, आगा सलमान को भी भेजा जा सकता था, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ द कंट्रोल नहीं थी उस वक्त जो कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता। 2 विकेट्स आपकी गिरी हुई थी और वो शुरू में गिर गई थी। मोहम्मद रिजवान और बाबर की बड़ी आपस में फ्रीक्वेंसी है, बड़ा अच्छा खेलते हैं। मसला ये है कि दोनों ने रन रेट को मेंटेन नहीं किया। उस वक्त इतना प्रेशर नहीं था जब ये दोनों खेलने के लिए आए हैं। आपने जब रन रेट को मेंटेन ही नहीं किया तो ऑटोमेटिकली प्रेशर तो आएगा, वो तो आप खुद ही आप खुद ही उसको प्रोड्यूस कर रहे हो। जब आप 99 बॉल्स पर 55 रन की पार्टनरशिप बना रहे हो, तो ना सिर्फ आप खुद प्रेशर में जा रहे हो बल्कि दूसरे खिलाड़ी आने वाले भी प्रेशर में जा रहे हैं। यहाँ पे कोहली को अक्सर लोग बाबर आजम से कंपेयर करते हैं, उनके फैंस। मैं भी बाबर आजम की एज ए बैटर आई लाइक हिम, लेकिन वो जब सिचुएशन होती है ना वो तब नहीं खेलते। कोहली की अगर आप देखें जो इनिंग उन्होंने 2 बैक टू बैक सेंचुरीज की हैं, 113 दोनों मैचेस में बनाए हैं उन्होंने, पहले बांग्लादेश के खिलाफ, अभी श्रीलंका के खिलाफ। क्या ज़बरदस्त उस बंदे ने खेला है, क्या फ्लुएंसी थी, क्या आप क्रीज पे खड़े हुए थे, तारीफ करने को दिल करता है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढनी पड़ेगी तारीफ। बाबर के लिए हमें पॉइंट्स ढूंढ के लेके आने पड़ते हैं। अच्छा ये अच्छा किया था, अच्छा तब वो भी अच्छा किया था। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो जिससे अभी इन्होंने भी बात की है, कोहली को उन्होंने कहा कि बाबर आजम को कंपेयर किया जाता है कोहली के साथ, इस तरह की इनिंग जो है किसी हद तक ये भी अपनी जगह सही है कि इस तरह की इनिंग जो है सिंगल हैंडेडली मैच जिताते हुए हम बाबर आजम को देख नहीं पाते हैं। देखिए अली भाई डिफरेंट होता है, जो पिचेस का बिहेवियर बहुत डिफरेंट है। वो जिस कंडीशंस में वो लोग खेल रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम जिस कंडीशंस में खेल रहे हैं, हम कितना अंडर प्रेशर खेल रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन है तो उनकी बेसिकली टीम कोई टूटी हुई नहीं है। आपके मेन बॉलर ही नहीं है इस वक्त, मेन स्ट्राइकर बॉलर नहीं है आपकी। अगर टीम के मेन स्ट्राइकर बॉलर नहीं हो तो मैं समझता हूं कमर तो वहीं टूट जाती है आपकी टीम की। लेकिन ये जो आपके बॉलर्स अभी नहीं है, लेकिन इन्हीं बॉलर्स ने आपका जो टारगेट है वो 300 क्रॉस नहीं करने दिया, वरना 300 क्रॉस बात सही है कि बॉलिंग में तो हम कवर कर गए थे ना, तो बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। बात ये है ना कि एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। हमारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो हम अगर इंडिया की टीम की बात करें, उनके प्लेयर्स की बात करें, बहुत डिफरेंस है। हमारे मिडिल ऑर्डर में बहुत बड़ा गैप है। अब क्योंकि लड़के नए इंडक्ट होना शुरू हो चुके हैं, बेंच पे बैठे हुए हैं, अब जब इन लड़कों को चांस प्रॉपर मिलेगा, पूरी सीरीज मिलेंगी, तो मैं समझता हूं फिर ये जो मिडिल ऑर्डर की हम बात करते हैं ना कि फुलफिल करना है, वो ये लड़के जरूर फुलफिल करेंगे। चले जनाब, मिडिल ऑर्डर की बात करेंगे, लेकिन ये बताइए कि अभी शान मसूद, उनको नायब कप्तान बनाने का फैसला ताहिर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उनकी जगह टीम में नहीं बन पा रही, उनको वाइस कैप्टन बनाया गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टीम पे अननेसेसरी जो है वो प्रेशर डाला गया। एज ए क्रिकेटर, एज ए क्वालिफाइड कोच, आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? देखिए डिफरेंट डिसीजन था और तकरीबन शायद खुद भी वो सरप्राइज होगा, क्योंकि सभी सरप्राइज थे इस डिसीजन का। उससे ये लग रहा था कि अब शान मसूद को मिडिल ऑर्डर में लाएंगे। हम सब इस चीज को रेडी थे क्योंकि शान की फॉर्म बड़ी अच्छी है, वाइट बॉल के अंदर फॉर्म बहुत जबरदस्त थी, तो ये आएगा। लेफ्ट हैंडर के आने से ऑब्वियसली फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके पास एक राइट आर्म लेग स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, तो फर्क पड़ता है आगे। लेकिन जब प्लेइंग 11 में नहीं डाला गया तो वो फिर सबके लिए सरप्राइज था कि यार वाइस कैप्टन तो बात की बात है, एज अ प्लेयर उसकी फॉर्म से हम फायदा नहीं उठा रहे हैं। डिसीजन लेने की जरूरत आपको क्या लगता है कि जरूरत ऐसी क्या
आई कि टीम में अच्छी खासी चल रही है, चलो ठीक है शादाब अगर अनफिट है तो आपके पास रिजवान मौजूद है, लेकिन फिर शान मसूद को आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक तो वाइस कैप्टन बनाना, फिर उसको प्लेइंग 11 में शामिल ना करना। देखिए ये टू बी ऑनेस्ट मेरी भी समझ बिल्कुल नहीं लगी कि ये ऐसा डिसीजन अचानक से क्यों लिया गया। या तो आप पहले से प्रिपेयर्ड होते या इस सीरीज के बाद लेते। आपको पता है अगर आपने प्रोलॉन्ग देखना है, अगर लॉन्ग टर्म में उसको लाना है तो फिर आप इस सीरीज के बाद देखते जो आपकी नेक्स्ट T20 या वनडे की सीरीज आ रही है। लेकिन इस सीरीज में अगर आप उसको वाइस कैप्टन बनाए और नहीं खिला रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपने अनाउंस करके कुछ खास आप किस तरह देखते हैं कि शान मसूद को आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आए, ठीक है अगर शादाब नहीं है तो रिजवान मौजूद है, अरसे से है, इससे रमीज राजा साहब भी बार बार ये बात कह रहे हैं कि अननेसेसरी जो है वो प्रेशर बाबर आजम पे डाला जा रहा है। आपको लगता है कि बाबर आजम पे प्रेशर डाला जा रहा है? रमीज राजा तो कुछ कहने वाले बनते ही नहीं है। सबसे पहली बात, उनको तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो कुछ कर नहीं सके। जो इंसान कुछ कर नहीं सकता जब उसके पास टीमें बुला ली आपके लिए, वो कुछ कर नहीं सके। पीसीएल आपने अपने पीसीबी के पैसे लगा दिए, फर्स्ट क्लास बेचारे जो क्रिकेटर्स थे उनकी पेमेंट्स आपने डिले कर दी, तो वो आपने क्या कमाया उसके अंदर? वो तो आपने उल्टा नुकसान ही किया है। बहरहाल तो रमीज राजा का तो मुंह ही नहीं है कहने वाला, क्योंकि ही कुड नॉट परफॉर्म, वो कुछ करके नहीं दे सके, ही इज जस्ट अ फेलियर। और अगर हम बात करें यहाँ पर शान मसूद की, तो शान मसूद की जहाँ तक बात है तो मेरे ख्याल से क्योंकि उनको एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया गया, इसी वजह से शायद उसका ये एक रिएक्शन आया कि वो हमें टीम में नहीं दिखाई दिए। और जहां तक उनको वाइस कैप्टन सिलेक्ट किया गया है तो अच्छा डिसीजन है। और जैसे कि ताहिर ने कहा अभी कि अगली सीरीज में कर लेते, तो अभी फिलहाल तो कोई सीरीज ऐसी इसके बाद है नहीं, आगे फिर PSL है और PSL के बाद फिर श्रीलंका से हमारी सीरीज है। तो मेरे ख्याल से ये सही फैसला है। बिल्कुल फैसला सही था। मुझे ब्रेक पे आना है, मुझे 20 सेकंड के अंदर बता दें कि हारिस सोहेल को आप टीम में लाते हैं और आते ही शान आपके साथ है, शान को आप पहले मौका नहीं दे रहे। देखिए हारिस सोहेल ऑब्वियसली एक डिफरेंट चॉइस थी क्योंकि जो वो फॉर्मेशन खेलते हुए आ रहा था पाकिस्तान का, आप खुद भी वहाँ मौजूद थे और हम लोग भी कमेंट्री कर रहे थे, एक डिफरेंट नजर आ रहा था और लग रहा था कि उसको वापस टीम में ला रहे हैं। टीम में आया, पहले मैच में उसने इम्पैक्ट शो किया, दूसरे मैच में नहीं कर पाया। एक्सपीरियंस है उसके पास और मेरे ख्याल में जब उसको थोड़ा टाइम देंगे तो वो उसको शो भी करेगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी शान टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, हारिस जो है मिडिल ऑर्डर में खेलता है, तो इसलिए शायद हारिस को ज्यादा फोकस दी गई। लेकिन जो ये प्रोफेशनल क्रिकेट है इसमें आप नंबर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अपने दोनों मेहमानों से और खास तौर से ताहिर खान से बात करेंगे जरा उस बात की जिसको एन ने कह दिया कि रमीज राजा वाज फेलियर, उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उस रिजीम का ताहिर खान बहुत ही वाइटल पार्ट थे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात करते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज के हवाले से, लेकिन और भी जो है वो हैपनिंग्स जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से सामने आ रही हैं, क्योंकि अब जो ताज़ा तरीन इत्तला है वो ये है कि मुल्तान में न सिर्फ जो PSL 8 की इफ्तिताई तकरीब थी वो जो है अब कराची शिफ्ट कर दी गई है, बल्कि साथ साथ मुल्तान में खेले जाने मैचेस जो हैं उनको भी कराची शिफ्ट करने की बात हो रही है। इस हवाले से लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं GTV के नुमाइंदे खुसूसी ज़ीशान नवाज, उनसे हम जानेंगे कि क्या तफसीलात हैं। ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी अली भाई, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 की जो इफ्तिताही तकरीब है उसके वेन्यू में तब्दीली देखने में आ रही है। 13 फरवरी को होने वाली इफ्तिताही तकरीब मुल्तान से कराची मुंतकिल होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक PCB मैनेजमेंट कमेटी के कुछ अरकान मुल्तान में राउंड मैच करवाने के हक में हैं, इसीलिए वेन्यू तब्दीली का जो ऐलान है न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद किया जाएगा। जबकि इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का पहला मैच मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुल्तान में शेड्यूल था और इफ्तिताही तकरीब भी मुल्तान में ही होनी थी मैच से कबल। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि इफ्तिताई तकरीब लाहौर मुल्तान से कराची मुंतकिल होने का इम्कान है और PSL 8 में जो 30 राउंड मैच में से 14 मैच कराची और लेकिन ज़ीशान शायद इस वक्त राब्ता मुनक़ता भी हुआ है, लेकिन मुल्तान से तकरीब को जो है वो कराची शिफ्ट किया जा रहा है। इससे पहले अब ये कहा जाता है कि जो कोयटे में भी PSL का मैच होगा, तो ये किस तरह से तैयारियां जो हैं वो PSL के हवाले से जा रही हैं? एंड इस पर आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? देखिए PSL के हवाले से अब मेरे ख्याल से जो नजम सेठी हैं वो आ चुके हैं और हम अगर नजम सेठी की बात करें, जो भी अभी बहरहाल वो दोबारा एक्टिव हो गए हैं, जो भी उनकी जो ख़ासतौर पर क्रेडेंशियल हैं उनमें PSL एक बड़ा नाम है, तो मेरे ख्याल से अगर वो आ गए हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और मेरे ख्याल से वेदर की जो कंडीशन, लेकिन आपको लगता है कि होमवर्क की थोड़ी कमी नजर आ रही है? क्योंकि मुल्तान तो रेगुलर एक सेंटर था, एक वेन्यू था, वहाँ के मैचेस अगर कराची आ रहे हैं तो फिर कोयटा में जो कराने की बात हो रही है उस पर प्रॉपर होमवर्क नजर नहीं आया। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। जीता है,
देखिए अली भाई, हो सकता है क्योंकि जो वेन्यू में जिस तरह से ये लोग विजिट करना शुरू किए, जो हम जिस तरह बात करते हैं ब्रॉडकास्ट की, जो रूम्स की जो उनको चाहिए होते हैं, हो सकता है वहाँ पर शायद कोई कमी हो, या उस तरीके के उनके पास बोर्डिंग लॉजिंग के वो चीज़, वो फैसिलिटीज़ नहीं हो, जिसकी वजह से ये शिफ्टिंग की जा रही है। वेदर तो एक इशू है ना, वेदर तो एक होता है इस सीजन के अंदर, लेकिन इससे पहले भी मुल्तान में मैचेस हुए इसी वेदर में, इसी सीजन में, क्योंकि वही विंडो तो वही है फरवरी से मार्च तक की। देखिए अब ये तो उनको ज़्यादा पता है जिन्होंने ये शिफ्ट करने का सोचा है, जो जिस तरह से अब जराए बता रहे हैं कि ये शिफ्ट हो रहा है। अब देखते हैं कि अभी तक शिफ्ट हो रहा है या हो गया है, वो बड़ा फर्क है। चलें जनाब, हो गया ये हो गया, लेकिन इस दफ़ा जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर भी जो है वो एक नए रूप में सामने आएगी, क्योंकि अभी जिस तरह से परफॉर्मेंस सामने आई है क्वेटा ग्लैडिएटर की, और सरफराज को जो कॉन्फिडेंस मिला है वो एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस मिला है। और सरफराज के एजाज़ में मुख्तलिफ तकरीबात का भी सिलसिला जारी है। आज वो PI अकेडमी भी गए, इसके साथ साथ वो अपने दोस्तों में भी गए। मिसबा खान रोमान रईस फाउंडेशन ने भी इस हवाले से एक तकरीब की कटिंग की थी, जिसके अंदर न सिर्फ रोमान रईस खुद मौजूद थे, मिसबा खान मौजूद थे जो इस तकरीब को होस्ट कर रहे थे, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इसके अलावा असद जाफरी वहाँ पे मौजूद थे, दानिश अजीज वहाँ पे मौजूद थे, अनवर अली मौजूद थे, सैयद उमर रहमान शाह वहाँ पे मौजूद थे, अदनान नकी वहाँ पे मौजूद थे। तो बहुत सारे लोग मौजूद थे कि जिन्होंने सरफराज को ऑनर दिया, और सरफराज की 50 टेस्ट की कारकर्दगी पे और सरफराज की सेंचुरी के हवाले से एक केक कटिंग सेरेमनी भी हुई है। ताहिर, आप तो बहुत खुश होंगे क्योंकि आपके डिपार्टमेंट के आप बहुत साथ खेले सरफराज के, और मुश्किल वक्त में ताहिर उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और इस तरह मिसबा खान ने तकरीब सजाई है 50 टेस्ट के हवाले से, और इतने सारे लोगों को उन्होंने यकजा किया। तो एक अच्छा साइन है कि आप अपने हीरोज को कदर करते हैं। देखिए बिल्कुल, और जिस तरह के सरफराज की मेहनत है, जो 4 साल की उसकी जो खामोशी की वाली जो मेहनत थी, वो क्रिकेट खेलता गया, वो क्रिकेट खेलता गया, मेहनत करता गया, फैमिली की सपोर्ट मिलती रही। हम जैसे और भी बहुत सारे उसके चाहने वाले हैं जो उसको सपोर्ट करते रहे, वो अपना काम करता गया। वो सिर्फ वेट कर रहा था अपनी टर्न का, उसको टर्न मिली, वहाँ उसने अपना डिलीवर किया, और डिलीवर आपके सामने जिस तरह से तीन निफ्ट सेंचुरी और फिर एक सेंचुरी जिस तरह से उस कंडीशंस में उसने आगे की है, वो सरफराज ही कर सकता है। वो सरफराज, आपने भी तो बहुत काम किया है। जब आप ये कोच सोचते, आप भी तो बड़ा अपने मेरिट का कत्लेआम किया, आपने जो है वो यंगस्टर को मौके ही नहीं दिए, सोशल मीडिया पे हाहाकार मची रही कि ताहिर खान को हटाओ, क्रिकेट को बचाओ। तो आज ये बातें आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप कोच थे जोन 7 के, तो आपने भी तो यंगस्टर्स को नहीं खिलाया था। अली भाई, बात है जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, अभी एक साल भी नहीं हुआ उस चीज़ को। आप परफॉर्मेंस देख लें हमारी टीमों की। सीनियर डिस्ट्रिक्ट की टीम आपका एक दफ़ा फाइनल खेली है, एक दफ़ा सेमीफाइनल खेली। अंडर 19 की टीम एक दफ़ा सेमीफाइनल खेली है, एक दफ़ा फाइनल खेली हुई है। इससे ज़्यादा दो टूर्नामेंट में अगर ये परफॉर्मेंस इस टीम की यहाँ आई है, और वो कहते हैं कि ताहिर खान को हटाओ, क्रिकेट बचाओ, तो फिर हटा दो फिर। और एक तरह से लेकिन अगर आप उस बच्चे को खिला लेते तो सकता है फाइनल जीत जाते। ये तो अभी खेले ना, आप जीते तो नहीं। बात ये अली भाई, जिस बच्चे की आप बात करें, आप भी तो वहां पर मीडिया डायरेक्टर थे, आप भी तो किस बच्चे को बिठा के वो किसको खिला रहे थे? आपके आदिल अमीन को बिठा के उस बच्चे को खिला रहे थे। मैं वही बता रहा हूँ, उनको बिठा के उस बच्चे को खिला रहे थे। आदिल अमीन जैसे जबरदस्त ऑलराउंडर को बिठा रहे थे, बिलाल आसिफ टेस्ट ऑफ स्पिनर को बिठा के आप उसको खिला रहे हैं। देखिए उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, वो बच्चा अच्छा है, आप उसको टाइम दें, उसको टाइम देंगे, उसको क्रिकेट खेलने दें, उसको इन चीजों से दूर रखें, वो डिलीवर जरूर करेगा। लेकिन इन चीजों में अगर आप डाल देंगे उसको कि नहीं ठीक है हम तुम्हें बैक करेंगे, तुम इस तरह से जाओ, तो वो कभी भी सही नहीं हो पाएगा। एक तो ये चीज क्लियर कर दूं, इन्होंने मेरा नाम लिया तो मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जब वहां पे इस तरह के मामला शुरू हुए थे कश्मीर प्रीमियर लीग में, तो GTV पूरी अपनी टीम जो थी GTV की वापस आ गई थी, क्योंकि हम किसी भी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनते, ना हम बनना चाहते हैं कि जहां पे हमें लगता है कि मेरिट का कत्लेआम हो रहा है। तो जो ये बात कर रहे हैं कि जब वो खेल रहा था बच्चा, तो उस वक्त आप भी वहां मौजूद थे, हम उससे पहले ही जो थे वो वापस आ गए थे, क्योंकि जो मसाइल हमें नजर आ रहे थे वहां पे, उसमें वहां पे रहना बनता नहीं था। एक तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो GTV है ये सिर्फ गुफ्तार का गाजी नहीं है, ये किरदार का भी गाजी है। जहां करैक्टर शो करना होता है वहां पे हम करैक्टर शो करते हैं, और जो बनता भी है। लेकिन अब ये कि अब इससे तो ये साबित हो कि आपके अलावा एक दानिस्ता तौर पे एक मीडिया कैंपेन चल रही थी कि सोशल मीडिया पे कि ताहिर खान उस बच्चे को नहीं खिला रहा। तो आज आपकी गुफ्तगू से मुझे यह खस कर रहा हूं, हाँ मतलब मैं नाम भी ले देता हूं, चले कोई नहीं, उमर लोहिया की मैं बात कर रहा हूं। तो आज क्या मैं ये समझूं कि आप उस बच्चे के खिलाफ नहीं थे, उसकी जगह नहीं बन पा रही थी? देखिए अली भाई, बिल्कुल ऑफ कोर्स उस बच्चे की जगह नहीं बन पाई थी, लेकिन जो बच्चा उसकी जगह खेला है, उस बच्चे ने वहां पर 24 आउट किए थे 2 मैच में। तो 24 आउट करने वाला अगर लड़का, आप बोल रहे हैं 24 आउट करने वाले को बिठा के और एक जेन्युइन बैट्समैन खिलाएं, और वो स्पिनर भी नहीं है, वो अपने आप को बैटर बोलता है, वो बैटर आके आया, फिर वो ऑफ स्पिनर है। अगर आप लेग स्पिनर की जगह बैटर को डालें तो वो कंपैरिजन ही नहीं बनता ना किसी तरीके से भी। उस बच्चे ने डिलीवर किया, उसके बाद वो डिवीजन जगह खेला है, डिवीजन के बाद भी सेकंड 11 में उसका नाम आया उस बच्चे का। तो अगर आप ये समझते हैं कि जी वो बच्चे को बिठा के जब उसकी जगह नहीं बन रही थी, जो राइट आर्म लेग
स्पिनर खेला है, वो डिवीजन खेला है, फर्स्ट टाइम वो डिस्ट्रिक्ट खेला, डिवीजन खेला और वो आगे बढ़ सकते। गुफ्तगू शॉर्ट करते हैं, मैंने खुद भी उमर दुआ को खेलते देखा है, उसमें सलाहियतों में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ी सी जल्दी की जा रही है खिलाने में? अली भाई बिल्कुल ऑफ कोर्स जल्दी की जा रही है, बहुत यंग है, उसको क्रिकेट खेलने दें, उसको फोकस करने दें क्रिकेट पे, उसको मेहनत करने दें। ठीक है, देखिए मेहनत बहुत, लेकिन आपकी जाती कोई उससे कोई प्रकाश नहीं दी। अली भाई मेरी क्यों होगी, मैं तो क्रिकेट खिलाने आया हूं। सोशल मीडिया के खिलाफ लोग क्यों हुए फिर? एक खास एक ऐसा लगा कि जैसे कैंपेन आपके खिलाफ चलाई जा रही है। मैं तो समझता हूं मेरे हाथ में वो अच्छा हो गया, क्योंकि मेरे लड़के परफॉर्म करते गए, मेरे लड़के आगे जाते गए। ठीक है, चले अब जरा इसमें आ जाते हैं सीरीज का एंड। अब फाइनल कंक्लूड कर दिएगा कि अब नेक्स्ट मैच में भी आपने सुना फाइनल मैच होगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड में, सीरीज का डिसाइडर होगा। बाबर ने कहा कि हम एक नए प्लान के साथ आएंगे। नया प्लान क्या हो सकता है और इसमें क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए नए प्लान के साथ मेरे ख्याल से कुछ चेंजिंग्स हमें देखने को मिलेंगी। हो सकता है शान मसूद हमें खेलते हुए दिखाई दें, और बाबर की हम अगर यहाँ पर बात करें तो जब वो ये कहना छोड़ देंगे ना कि हम डीप जा रहे थे तो मसले हल हो जाएंगे। उन्होंने डीप नहीं एक चीज बताइए, सीट का कसूर है या क्यों और मसला है कि आप और इफ्फी भाई जो है वो कहीं की भी मैं बात कर रहा था, आप बाबर आजम को क्यों लेकर आ जाते हैं? आपने तो मुझसे खुद ही क्वेश्चन किया। मैंने कहा बाबर का प्लान है, क्या प्लान होगा? तो मैंने ये प्लान ही बताया है कि मेरे ख्याल से अगर वो मैच को डीप नहीं लेके जाएंगे और अपने रन रेट को मेंटेन रखेंगे तो जरूर हम जल्दी से बता दें, 10 सेकंड है। देखिए सिंपल सी चीज है कि बाबर अपने छोड़ के दूसरों पे कंसंट्रेट करे, वो अपने पे ज्यादा कंसंट्रेट करे, जिसकी वजह से वो डीप ज्यादा है। ठीक है, थैंक यू सो मच ताहिर खान, थैंक यू सो मच एनुस जरा। हमारी आज की कोशिश काफी आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह कल एक दफा फिर मुलाकात होगी अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ। बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।